नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे मिड कैप शेयरों पर और रणनीति क्या होनी चाहिए वहां, इस पर भी आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज बाजार में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लगातार जो 3 दिन से हम गिरावट का दौर देख रहे थे मार्केट में, आज फाइनली एक रिकवरी आई। ग्लोबल मार्केट से संकेत भी अच्छे थे, एशियाई बाजारों की भी शुरुआत अच्छी थी और उसी से एक सपोर्ट मिला। आज भारतीय बाजारों को भी 270 अंकों की मजबूती है। इस वक्त निफ्टी में 24,260 के ऊपर इस वक्त कारोबार हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 290 अंकों की मजबूती है। दिन की ऊंचाई से बात करें तो थोड़ी यहां पर गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में। इस वक्त बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो अभी भी 280 अंक ऊपर बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 0.5% की तेजी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो थोड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आज वीकली एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ है उसी रेंज में, जैसा कि हम सुबह बात भी कर रहे थे। इसके अलावा सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी मजबूती है, करीब 700 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में भी देखने को मिल। मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। लगभग 2000 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएसई में जो कि हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी देखेंगे हम तो काफी अच्छा एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 2% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएनओ में देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 160 शेयर्स करीब ऐसे हैं जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भरपूर एक्शन नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर नजर आ रहा है और आगे हम समझेंगे कि मिड कैप शेयरों में रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे अपने साथ, लेकिन सबसे पहले आपको 3 विंडो के जरिए दिखाएंगे कि आज मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले एनसीसी, मजबूत नतीजे, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट्स, आईएफएल सिक्योरिटीज ने खरीदारी की राय दी, लक्ष्य दिया है 359 रुपए प्रति शेयर का, जिसके आज शानदार तेजी है एनसीसी में। सुजलॉन, रिनाम एनर्जी में 76% हिस्सा खरीदने की योजना है, 660 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदेगी। और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं कि सुजलॉन में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और पीबी फिनटेक के नतीजे काफी मजबूत आए थे। सुबह हमने आपको इसकी रिपोर्ट्स भी दी थी, नतीजे भी बताए थे और आपको बताया भी था कि आज स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और आय में भी 52% की बढ़त देखने को मिली। तो बेहद ही मजबूत नतीजे पीबी फिनटेक की तरफ से, जिसके चलते आज यहाँ पर भी हम शानदार एक्शन देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मेहमान को शामिल करते हैं अपने साथ। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। रुचि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में आज वापस एक बाइंग नजर आ रही है 3 दिन के लगातार गिरावट के बाद। कितनी टिकाऊ देख रहे हैं आप ये तेजी को? ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे इन स्तरों पर और ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं ये भी बताइए। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। डेफिनेटली पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक जो अप मूव हमने ओपनिंग में देखा था, उसमें जो रेजिस्टेंस था 24,350 वो सरपास नहीं हुआ। और आज भी ऑल्दो हम एक पॉजिटिव बायस से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी एक अच्छी पॉजिटिविटी राहत देखी गई, लेकिन 24,350 का हर्डल अब तक हमने क्रॉस नहीं किया है। तो हम काफी सिलेक्टिव रह रहे हैं मार्केट्स में। अगर फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं तो काफी सिलेक्टिव काउंटर्स जो लो बीटा नेम्स है या गिरते मार्केट में जो ज्यादा नेगेटिव टर्न नहीं होते, ऐसे काउंटर्स में ही हम हमारे क्लाइंट्स को खरीदारी साइड करने की सलाह दे रहे हैं। तो मार्केट्स में व्यू अभी भी कॉशियस है, जब तक हम 24,350 के लेवल्स सरपास नहीं करते थे। अगर 24,350 के हर्डल क्रॉस होते तो फिर हम 24,500 और 24,630 जो रिट्रेसमेंट लेवल से वहां तक का मूव के लिए प्ले इंडेक्स में थ्रू करेंगे। सो स्टॉक स्पेसिफिक आज जो बाय कॉल है मेरा वही डिफेंसिव स्पेस में से अल्केम लेबोरेटरीज के, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट्स की वोलेटिलिटी है कुछ इतना ज्यादा असर नहीं हुआ स्टॉक पे। कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट के वर्ज पर है। इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे अल्केम लैब में खरीदारी की सलाह है। 5320 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 5,650 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ठीक है। तो अल्केम लैब्स में तेजी करने की सलाह है 5,650 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 5,320 का। अल्केम लैब्स पर तेजी करने की सलाह, और आज एक ही रिकमेंडेशन यहाँ पर रुचि जी की तरफ से। और जिस तरह का मार्केट है इसमें थोड़ा संभल के भी ट्रेड करने की राय, क्योंकि स्विंग काफ़ी दे रहा है बाजार इस वक्त। और अभी अगले 2 दिन एक्सपायरी का भी एक्शन हम देखेंगे मार्केट में बना रहेगा, पॉलिसी भी आ रही है, बड़ा इवेंट भी है। तो इस लिहाज से थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए और डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ जाने की सलाह आपको दी जा रही है। अल्केम लैब्स है आज करीब 2.5% से ज़्यादा मजबूती है, लेकिन अभी भी आप तेजी के मौके देख सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि मिड कैप में एक्शन कहां पर नजर आ रहा है। बताने के लिए हमारे साथ जिनेह नागर जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए मिड कैप में कहां पर एक्शन है। जी, तो खबरों के दम पर अगर हम बात करें तो वेलस्पन कॉप फोकस में रहेगा। कंपनी को जो एक बड़ा ईपीसी ऑर्डर मिला है 525 करोड़ का, उसके अगला स्टॉक रहेगा गोदरेज इंडस्ट्रीज़। कंपनी के बोर्ड ने जो है फंड रेजिंग प्लान्स को अप्रूव किया है बॉन्ड्स के द्वारा, और कंपनी जो है 3,000 करोड़ का फंड रेज करने वाली है। मूविंग ऑन, श्याम मेटेलिक्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है जुलाई मंथ का अपना मंथली डेटा निकाला, जहां पर स्टेनलेस स्टील की जो सेल्स है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने मिली है 219% की। वहीं एल्यूमिनियम सेल्स में बढ़ोतरी देखने मिल रही है करीब 28% की। मूविंग ऑन, अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ हमें शेयर्स नज़र आएंगे जैसे ऑयल इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, सुजलॉन एनर्जी, लुपिन और पीबी फिनटेक जैसे। और अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो वहाँ हमें ग्लैंड फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, कल्याण ज्वेलर्स, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडियन बैंक नजर। ठीक है, तो ये हैं कुछ बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। हमने शुरुआत में जो डिस्कस किया उसके अलावा कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है वो अभी अपने आपके सामने एक एक करके रखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी की, क्योंकि आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है खबर के चलते एनसीसी के शेयर में। और खबर भी आ रही है कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। अब 359 के अगले टारगेट्स देख रहे हैं एनसीसी पर, और 326 पर आ ही चुका है। 5% की तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक अभी दिखा चुका है। रुचि जी, आपकी क्या सलाह होगी एनसीसी पर, क्योंकि आज ही हमने काफ़ी अच्छा मूव देख लिया है। मौजूदा स्तर पर क्या रिस्क रिवॉर्ड आपको बेहतर लग रहा है अगर कोई एंट्री लेता है तो? ओवरऑल तो स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कुछ से ये स्टॉक बना रहा है, और जो भी इन बिटवीन डिक्लाइंस भी आई है उनमें हमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ये स्टॉक में नहीं दिख रहा है, और प्राइस अपो में इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम है। तो स्ट्रक्चर्स वैसे पॉजिटिव है। थोड़े से अगर लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव है तो करंट लेवल से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, और इनकेस कोई डिप में स्टॉक 300 के आसपास ये मार्केट के वॉलेटिलिटी में मिल जाता है तो आप वहाँ पे और पोजिशन ऐड करें। ऐसी रणनीति रख के स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो एनसीसी पर ये सलाह है आपके लिए। एक और स्टॉक देखिए रुचित, पीबी फिनटेक। यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं और नतीजों के चलते आज ये एक्शन है। रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, उसके चलते आज पीबी फिनटेक का स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या सलाह होगी आपकी? 5.5% की तेज़ी है अभी स्टॉक में। थोड़ा करेक्शन आया है ऊपरी स्तरों से, तो क्या एंट्री ले लें अगर जिसको फ्रेश खरीदारी करनी हो, या फिर थोड़ा और नीचे आने दें स्टॉक को? वेल, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ऑल्दो एक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से देखिए तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक में साइडवेज है। 1550 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया और 1350 का सपोर्ट है। सो आई थिंक फिलहाल तो लग रहा है कि इसी रेंज में स्टॉक और कंसोलिडेट करेगा। सो या तो फिर कोई डिप में अगर 1350 के आसपास मिलता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये स्टॉक में खरीदारी के लिए फेवरेबल बन सकते हैं। तो ये है सलाह पीबी फिनटेक पर आपके लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें तो इस वक्त मिड कैप स्पेस में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। स्टॉक 15% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। रुचि जी, ये जो तेज़ी नज़र आ रही है यहाँ पर थोड़ा एग्जिट करने की सलाह देंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आज काफ़ी समय बाद इस तरह की तेज़ी और एक्शन एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस कारण ये बढ़त है, लेकिन आपकी क्या सलाह होगी एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पर? पिछले 7 महीने में देखिए तो जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में ही रहा है, जहाँ पे 85, 87 के आसपास 2 बार सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन 60 रुपए के आसपास, 60 के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट बेस भी बनाया है। सो आई थिंक, और इसी सपोर्ट बेस से आज वापस से हमने एक अप मूव आते हुए देखा है। सो आई थिंक फिलहाल अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं,
जिसपे 60 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास अगर जाता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले, फिर से स्टॉक को रिव्यू करिएगा। ठीक है, तो ये है सलाह एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक लेने की तरफ ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून पूजा। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। स्टॉक यहाँ पे बुलिश साइड का मोमेंटम बनाए हुए है, तो 6750 की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है 180 से 182 रुपीज के भाव पे। इसका टारगेट 300 का रहेगा और स्टॉप लॉस 135 का। लॉट साइज के हिसाब से अधिकतम मुनाफा जो है वो 15,000 का और नुकसान 5,625 तक का हो सकता है। ओके, तो ये है सलाह अपोलो हॉस्पिटल्स पर, और यहाँ पर ध्वनि ने भी फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में ही रणनीति सुझाई है। 6,785 कॉल आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि लक्ष्य दिया है 240 से 300 का। 15,000 तक का मुनाफा आपको इस स्ट्रैटेजी के जरिए हो सकता है। थैंक यू ध्वनि आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर भी क्विकली चलिए चर्चा कर लेते हैं। मिड कैप स्पेस में ही आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनियों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर क्रूड भी है, जिसमें कि हम लगातार दबाव देख रहे हैं। $80 के नीचे कारोबार कर रहा है। $76 के आसपास सुबह हम देख रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। उसका फ़ायदा इन तमाम कंपनियों को मिलता है। रुचित, एक बार ऑयल इंडिया पर सलाह दीजिए। आज 8% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 618 के आसपास, और काफ़ी शानदार रन भी हमने देखा हाल फिलहाल में। अगर 6 महीने का ही रिटर्न हम आपको दिखाएं तो करीब करीब 90% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या सलाह होगी आपकी ऑयल इंडिया पर? आगे टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप, और क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह देंगे स्टॉक में? स्ट्रक्चर्स तो स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग है। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर, और सेकेंडली पिछले ये 3-4 दिनों में जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी हमने देखी है, इसमें आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी ये ऐसे स्टॉक रहे जहाँ पे कोई बड़ा असर करेक्टिव साइड पे नहीं रहा है। आई थिंक जस्ट छोटे मोटे करेक्शंस हुए जिसमें सपोर्ट्स इंटैक्ट रहे और अपने अपट्रेंड के रिजम्पशन ये स्टॉक ने किए। आई थिंक यस, करंट लेवल से भी लिमिटेड क्वांटिटी में ये स्टॉक को खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीपर रहेंगे 570 के नीचे, 570 के नीचे के स्टॉप लॉस के खरीदारी करे तो 660 से 670 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाइए 570 के आसपास का, और ऊपर की तरफ 670 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। ऑयल इंडिया में शानदार तेज़ी देखने को मिली, और आगे भी और तेज़ी के लिए अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। एक और स्टॉक पर सलाह दीजिए रुचित, जोमैटो। इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? क्या और मजबूती देख रहे हैं आप? स्टॉक में 6% की तेज़ी है आज, और अपने 52 वीक हाई के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या करें जोमैटो में? पिछले कुछ महीने से क्लियरली ये स्टॉक में जब भी करेक्शंस आते हैं तो लोअर लेवल्स पे फिर से फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, और जो रिसेंटली रिजल्ट्स भी हमने देखे थे कि रिजल्ट्स के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स, इतनी अच्छी तेजी के बाद करंट लेवल्स पे भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग स्टॉक में, सो इंडिकेशंस तो है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। डिप्स की रणनीति रहेगी अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो सपोर्ट्स 240 245 की रेंज में, तो इनकेस कोई डिप मिल जाता है तो फ्रेश बाइंग डिप्स पे करे, बट अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस में बने रहे। ठीक है, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको बने रहने की सलाह इस वक्त दी जा रही है जोमैटो पर। शानदार चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और यहाँ से और तेजी के लिए अभी आप रुक सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़े इवेंट पर फोकस है अब इस वक्त बाजार का, और वो है आरबीआई की पॉलिसी। कल से आरबीआई की 3 दिवसीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, और कल उस पर फैसला आ जाएगा। तो इस बार की पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक एक्सपर्ट पोल बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की अगर बात करें तो कहीं पे इस बार भी इस कमेटी मीटिंग में से एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.5% में जो अपना रेपो रेट है वो वैसे ही बना रहेगा, और इसी के साथ साथ जो आरबीआई का स्टांस है विथड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का, वो भी वैसे ही बना रहेगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हमने जीडीपी ग्रोथ की बात की तो जैसे हमने देखा कि Q4 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% में था, जो कि
एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। इसके बावजूद आरबीआई ने FY25 के लिए भी ये जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है वो बढ़ा के 7.2% किया है। तो कहीं पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो कि आरबीआई का टारगेट है कि 4% पे लाना है उन्हें, और वहीं पे कहीं पे जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेटेड हमें आगे भी जाके देखने को मिल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन में भी बात करें तो कहीं पे कोर इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी पीरियड लो लेवल्स पे है, बट अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ पे एक रिस्क देखने को मिल रही है। और इसी के चलते एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस मीटिंग में भी हमें रेट कट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो अगर इस मीटिंग में भी रेट कट्स नहीं देखने मिले तो ये 9th मीटिंग रहेगी कॉन्जिक्यूटिव, जहाँ पे बाई मंथली मीटिंग में हमें रेट कट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं आरबीआई की तरफ से। उसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि कहीं पे अगर हम जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें या उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो वो भी एक मेन कंसर्न रहता ही है, क्योंकि अगर हम अर्ली साइंस की बात करें, ग्रोथ कहीं पे रूरल कंजम्पशन से भी दिखने को मिल रहा है, बट वहाँ पे अगर कहीं भी कंसर्न्स देखने को मिले तो रेट कट्स की बातें हो सकती है। बट जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई जो है वो रेट कट्स इस बार में भी, इस मीटिंग में भी नहीं करेगा, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। बट आगे जाके आरबीआई का कमेंट्री कैसे रहेगा इन्फ्लेशन को लेके और ग्रोथ को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारी नज़र भी कमेंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूर बनी रहेगी। बट अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो कहीं पर भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस मीटिंग में भी हमें ये जो रेट कट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल 100% जानकार यही मान के चल रहे हैं कि इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती को लेकर तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आती है इस पर बाजार की नजर रहेगी। इस बार भी स्टेटस को यानी कि पॉलिसी में दर स्थिर रहेंगी, लेकिन कमेंट्री क्या रहती है। और फेड ने हाल फिलहाल में जो फैसले लिए हैं, बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और आरबीआई गवर्नर के क्या कमेंट्स रहे हैं, इस पर भी बाजार की नज़र टिकी हुई है। तो आरबीआई गवर्नर से भी सब सुनना चाहेंगे कि मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर भी वो क्या देख रहे हैं। चलिए, ये तो थी पॉलिसी की बात। कल 11 बजे से कवरेज शुरू हो चुकी होगी। ईटी नाउ स्वदेश पर भी बड़ा एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए पॉलिसी कवरेज में। आगे बढ़ेंगे और रुचित हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित से कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। रुचित, इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कमिंस इंडिया 8% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। 285 पॉइंट्स ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ कैपिटल गुड्स और चुनिंदा जो ये जो सेक्टर है ये भी आज काफ़ी ज़्यादा बस कर रहा है। हम देख रहे हैं, से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वो भी आज बस कर रहे हैं। कमिंस इंडिया में थोड़ी देर पहले काफ़ी शानदार बाइंग आई और 8% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। क्या सलाह होगी आपकी? स्टॉक में तेज़ी आई है, कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए या फिर अभी अवॉइड कर रहे हैं? नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी, ऑलरेडी आज 8% ऊपर है और जो पिछला स्विंग हाई था वो 3830 3850 के आसपास ही है, जिसके नजदीक ये स्टॉक आया है। वो लेवल सरपास करना काफी इंपॉर्टेंट है पहले तो हम मानो और ये तेजी एक्सटेंड करते हुए देखेंगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है नजदीक का कोई फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। बट रिसेंटली स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज बनाया है, 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया 3400 के अराउंड, तो वो सपोर्ट मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से इंटैक्ट है। सो फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं है नजदीक के, बट लेकिन कोई एग्जिस्टिंग अगर लॉन्ग पोजिशन है तो वो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो कमेंट्स इंडिया पर बने रहने की सलाह आपके लिए, जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पर मौजूदा स्तर से फ्रेश एंट्री की सलाह आपके लिए नहीं है। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे सूजलॉन पर भी, वहाँ पर भी शानदार तेज़ी आ जा रही है। रिनॉम एनर्जी में 76% हिस्सेदारी खरीदने की खबर है। सूजलॉन में 660 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी है। वैसे तो आज अपर सर्किट पे कारोबार है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से सूजलॉन में भी काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख ही रहे हैं। रुचि जी, अब अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप सूजलॉन पर? रिट्रेसमेंट्स निकाले पिछले करेक्शन के तो 76-78 के रेंज के टारगेट्स पॉसिबल है आगे चल के स्टॉक में आएंगे। और ये सिर्फ 1-2 दिन का आउट परफॉर्मेंस नहीं है, हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो लगातार ये स्टॉक ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो फिलहाल तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जो आगे और कंटिन्यू रह सकता है। सपोर्ट बेस अब स्टॉक के लिए 62 के आसपास नियर टर्म का प्लेस है। ठीक है, तो ये है सलाह सूजलॉन एनर्जी पर। चलिए, मिड कैप स्पेस में फंडामेंटल लिहाज से मौके आज कहां पर दिखाई दे रहे हैं ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज से देवर्ष वकील, और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। देवर्ष जी, धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर?
धन्यवाद। तो मेरा व्यू है कि सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सीमेंट में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, काफी कंपनियों के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े नरम आए, इसके पीछे स्टॉक में गिरावट आई है, तो ये गिरावट का उपयोग हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहिए। हमारा जो आज का पिक है वो दालमिया भारत है। उसमें उन्होंने एक कोशिश की थी कि जेपी एसोसिएट्स की सीमेंट की कंपनियों को एनसीएलटी से बाय कर सके, पर उसके पीछे काफी मार्केट एक्साइटेड था, स्टॉक प्राइस भी काफी 2400 के ऊपर चला गया था, पर अभी उनके लेंडर्स ने उनको एनसीएलटी में ले गए, तो उसके हिसाब से वो जो उनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ का प्लान था वो डिले हो गया है। अब वो ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। हमें लगता है कि करीबन 50 MTA की कैपेसिटी हो जाएगी FY25 में, जो अभी 46 है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, उनकी इबिटा मार्जिन अच्छी, और सीमेंट में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर 46% से अभी 55% तक चला गया है। तो जो गवर्नमेंट का बजट आया उसमें जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि सीमेंट की प्राइसेस अभी स्टेडी है, आगे जाके बढ़ेगी, और ये कंपनियां सीमेंट की डिमांड रोबस्ट रहने वाली है। तो ये देखते हुए हमें लगता है कि ये जो गिरावट आई है, ये दालमिया भारत में एक इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 1700 के आसपास उसमें निवेश कीजिए। हमारा ये जो रिसेंट टारगेट है, जो इस साल का टारगेट है, वो 2205 रुपए का है, तो यहाँ से 25 से 30% की अपसाइड हमें मिल सकती है। हमारा जो वैल्यूएशन का मैट्रिक है उसके हिसाब से FY25 और FY26 में करीबन हम 10 टाइम्स EBITDA पे उसको वैल्यू कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें ये 2205 का टारगेट मिल रहा है। तो सीमेंट एज ए सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें 1700 के आसपास जो दालमिया भारत ट्रेड है, ये मेरी आज की पिक है। जी, दालमिया भारत 2208 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए। अगले 1 साल का लक्ष्य ही आपको सुझाया गया है। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। देवर्ष जी, रुचित जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर